नमस्कार बच्चों, गुरुकुल एकेडमी के YouTube चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज से हम लोग एक नई पहल की शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसमें आपको ऑफलाइन क्लासों के अलावा समय समय पर ऑनलाइन वीडियो मिलते रहेंगे। ये जो वीडियो हैं आगामी परीक्षाओं के लिए जो बहुत ही ज़्यादा नज़दीक हैं, जैसे यूपीएसआई या एसएससी जीडी, इन परीक्षाओं में ये ऑनलाइन वीडियोज आपकी तैयारी को और मजबूती प्रदान करेंगे। हमने इस आवश्यकता को महसूस किया है कि ऑफलाइन में अगर कुछ चीज़ें आपकी छूटी रह जाती हैं तो उसको हम समय समय पर OTT प्लेटफॉर्म के माध्यम से, ऑनलाइन वीडियोज़ के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचा देते हैं। आज की जो क्लास है वो भारत के भूगोल के एक महत्वपूर्ण टॉपिक भारत की नदियों से संबंधित है। आप जानते हैं भारत की हर परीक्षा में भारत की नदियों से संबंधित बहुत सवाल पूछे जाते हैं। भारत की बहुउद्देशीय परियोजनाओं से संबंधित सवाल पूछे जाते हैं। इसके अलावा ऐसी सारी नदियां, ऐसी सारी बहुउद्देशीय परियोजनाएं जो किन्हीं न किन्हीं कारणों से चर्चा में रहती हैं, उन्हें भी विभिन्न आयोगों के द्वारा परीक्षाओं में पूछा जाता रहा है और आगे भी इन्हें पूछा जाता रहेगा। तो जहां तक भारत की नदियों का सवाल है, भारत को नदियों का देश कहा जाता है। भारत में नदियां लोगों की जीवन रेखा हैं। नदियों से हमें पीने का पानी प्राप्त होता है, नदियों से हमें सिंचाई के लिए जल प्राप्त होता है और नदियां हमारे लिए एक पर्यटन का भी अच्छा खासा केंद्र हैं। जहां तक भारत में नदियों का सवाल है तो भारत में सैकड़ों छोटी बड़ी नदियां प्रवाहित होती हैं और उत्तर से दक्षिण लेकर, पूर्व से लेकर के पश्चिम तक भारत में नदियों का एक जाल बिछा हुआ है। किसी भी टॉपिक में अगर हम नदियों का अध्ययन करते हैं तो उसे ड्रेनेज सिस्टम के नाम से जाना जाता है। देखिए, ड्रेनेज किसे कहते हैं? ड्रेनेज आप ऐसे समझ सकते हैं कि जब सतह का जल शीट के माध्यम से, किसी बेसिन के माध्यम से प्रवाहित होते हुए सागरों में या महासागरों में जाता है तो उसे ड्रेनेज के नाम से जाना जाता है। और ड्रेनेज सिस्टम क्या होता है कि नदियों का वह समूह जो किसी एक सागर या महासागर में जाकर के गिरता है, उन्हें ड्रेनेज सिस्टम के नाम से जाना जाता है। जैसे अगर हम भारत की बात करें तो भारत में प्रवाहित होने वाली जितनी भी नदियां हैं, या तो वो अरब सागर में गिरेंगी और या तो वो बंगाल की खाड़ी में गिरेंगी। तो भारत में हमें दो प्रकार के ड्रेनेज सिस्टम देखने को मिलते हैं, अरब सागर या अरेबियन सी ड्रेनेज सिस्टम, और दूसरा है बेटा बे ऑफ बंगाल या बंगाल की खाड़ी ड्रेनेज सिस्टम। और इसके बाद में हम अगर भारत की नदियों को एक सिस्टमैटिक ढंग से अध्ययन करें तो भारत का जो अफवाह तंत्र है, उसे 3 भागों में बांटा जाता है। भारत का अफवाह तंत्र एक है हिमालयन अफवाह तंत्र, दूसरा है प्रायद्वीपीय अफवाह तंत्र। हिमालयन अफवाह तंत्र के अंतर्गत हिमालय और हिमालय से निकलने वाली नदियों तथा उनकी सहायक नदियों को शामिल किया जाता है। प्रायद्वीपीय अफवाह तंत्र का तात्पर्य है प्रायद्वीपीय भारत से निकलने वाली नदियों को शामिल किया जाता है।
तो भारत का जो अफवाह तंत्र है उसे हम दो भागों में तोड़ करके पढ़ेंगे अध्ययन की सुविधा के दृष्टिकोण से। जो है शुरुआत में मैं 3 कह गया था, वो जो है 2 है। तो भारत का अफवाह तंत्र अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से 2 भागों में तोड़ करके हम पढ़ेंगे, हिमालयन अफवाह तंत्र और दूसरा है प्रायद्वीपीय अफवाह तंत्र। हिमालयन अफवाह तंत्र में मुख्य रूप से 3 नदी तंत्रों को शामिल किया जाता है। पहला है सिंधु नदी तंत्र, इंडस रिवर सिस्टम। दूसरा है गंगा नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र। तीसरा है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। और प्रायद्वीपीय अफवाह तंत्र को पुनः 2 भागों में बांटा जाता है, बंगाल की खाड़ी का, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां, और दूसरा है अरब सागर में गिरने वाली नदियां। ओके, तो भारत का जो ड्रेनेज सिस्टम है, भारत के ड्रेनेज सिस्टम को हमने 2 भागों में तोड़ दिया, हिमालयन अफवाह तंत्र, हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम, प्रायद्वीपीय अफवाह तंत्र, पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम। पुनः हिमालयन अफवाह तंत्र को 3 नदी तंत्रों में डिवाइड कर दिया, सिंधु नदी तंत्र, इंडस रिवर सिस्टम। रिवर सिस्टम किसे कहते हैं? मुख्य नदी और सहायक नदियों के समूह को ही रिवर सिस्टम के नाम से जाना जाता है। जैसे सिंधु नदी तंत्र के अंतर्गत हम लोग सिंधु और उसकी सहायक नदियों का अध्ययन करेंगे। गंगा नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र के अंतर्गत गंगा और उसकी सहायक नदियों का अध्ययन किया जाएगा। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, इसके अंतर्गत ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों का अध्ययन किया जाएगा। जो पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम है उसे हमने 2 भागों में डिवाइड किया, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां और अरब सागर में गिरने वाली नदियां। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों में मुख्य रूप से हम लोग ब्राह्मणी, बैतरणी, स्वर्णरेखा, महानदी, पेन्नार, कावेरी, कृष्णा, गोदावरी, ताम्रपर्णी, वैगई इत्यादि नदियों के बारे में चर्चा की जाएगी। अरब सागर में गिरने वाली नदियों में प्रमुख नदियों हैं नर्मदा, ताप्ती, साबरमती, माही, शरावती, सतरंजी, भादर। गोवा से प्रवाहित होने वाली प्रमुख नदियां मांडवी, जुआरी, राचोल इत्यादि। जब हम भारत के ड्रेनेज सिस्टम की बात करते हैं और पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम की बात करते हैं तो बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में गिरने वाली नदियां हमें प्राप्त होती हैं। यहाँ पर यह जान लेना आवश्यक है कि बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली जितनी भी नदियां हैं वो डेल्टा का निर्माण करती हैं और अरब सागर में गिरने वाली जितनी भी नदियां हैं वो एस्चुरी का निर्माण करती हैं। आप जानते हैं कि जब कोई नदी अपने उद्गम से निकल करके सागर की ओर बहना प्रारंभ करती है तो सागर या समुद्र तट में गिरने से पूर्व वो जो भी अपने साथ अवसाद या सेडिमेंट्स बहाकर लाई होती है उनको त्रिभुजाकार आकृति में डिपॉजिट करना स्टार्ट कर देती है। इन त्रिभुजाकार आकृति वाले निक्षेपों को ही, डिपॉजिट्स को ही डेल्टा के नाम से जाना जाता है। और एक यहाँ पर थंब रूल है और वो थंब रूल ये है कि बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली जितनी भी नदियाँ हैं वो सब डेल्टा का निर्माण करेंगी। दूसरी प्रकार, उसी प्रकार से अरब सागर में गिरने वाली जितनी भी नदियां हैं चूंकि उनमें जल की मात्रा कम पाई जाती है, जल की तुलना में अवसाद की मात्रा कम पाई जाती है। इन नदियों का जो रास्ता है या इन नदियों की जो लंबाई है वो कम है और अरब सागर में गिरने वाली नदियां कठोर चट्टानों के बीच में से प्रवाहित होती हैं, इसलिए इनमें अवसाद की मात्रा कम होती है। साथ ही साथ अरब सागर में गिरने वाली नदियां पश्चिमी घाट पर्वत को क्रॉस करके प्रवाहित होती हैं
और पश्चिमी घाट पर्वत की जो ढाल है वो पूरब से पश्चिम की ओर ज़्यादा है, इसलिए अरब सागर में गिरने वाली नदियों का जो वेग होता है वो अपेक्षाकृत ज़्यादा होता है और अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ अपने अवसादों का डिपोजिशन ना करके अवसादों को सीधे समुद्र में गिरा देती हैं और इसीलिए अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ डेल्टा का निर्माण करके एस्चुरी या ज्वार नदमुख का निर्माण करती हैं। इसका दूसरा कारण ये भी है कि अरब सागर से लगा हुआ जो तट है भारत का, वहाँ पर ज्वार भाटा अत्यधिक आते हैं और आप जानते हैं कि ज्वार भाटा भी नदियों के द्वारा जो बहाकर लाए गए अवसाद हैं उनको समुद्र में जो है बेटा बहा करके ले जाती हैं। ठीक है, तो ये कुछ कारण है जिनमें हमने ये सीखा कि क्यों बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां डेल्टा का निर्माण करती हैं और क्यों अरब सागर में गिरने वाली नदियां एस्चुरी का निर्माण करती हैं। और मैपिंग के थ्रू मैप बना करके जब हम आपको समझाएंगे तो आपको उन सभी नदियों के नाम याद हो जाएंगे जो या तो एस्चुरी का निर्माण करती हैं या डेल्टा का निर्माण करती हैं। तो आइए हम लोग सबसे पहले हिमालयन अफवाह तंत्र के अंतर्गत सिंधु नदी तंत्र का अध्ययन करते हैं। सिंधु नदी तंत्र आप जानते हैं यह एक ऐसी नदी है जिस नदी के नाम पर भारत को इंडिया कहा जाता है बेटा। जैसे भारत को हिंदुस्तान भी कहते हैं, भारत को इंडिया भी कहते हैं। प्राचीन काल में भारत को आर्यावर्त के नाम से जाना जाता था, भारत को जम्बू द्वीप के नाम से जाना जाता था बेटा। और जो सिंधु नदी है उसका भारत के साथ में गहरा लगाव है। ऐसा माना जाता है कि जब इंडो ग्रीक भारत में आए तो उन्होंने सिंधु नदी को इंडस नदी कह करके पुकारा और यहाँ के लोगों को इंडियन कहा तथा इस देश को उन्होंने इंडिया का नाम दिया। तो आप समझ सकते हैं इस नदी का महत्व कि यह वह नदी है जिसके नाम पर भारत को इंडिया कहा जाता है। एक कहानी और है कि भारत को हिंदुस्तान के नाम से भी जाना जाता है। जो ईरानी लोग थे या जो अरबी लोग थे वो जब भारत में आए तो उन्होंने सिंधु नदी को हिंदू नदी कहकर पुकारा और माना जाता है कि भारत का जो हिंदुस्तान नाम पड़ा वो भी सिंधु नदी के नाम पर ही पड़ा और ये ईरानियों और अरबों की देन है। सिंधु नदी तंत्र विश्व के विशालतम नदी तंत्रों में से एक है और सिंधु नदी की कुल लंबाई 2880 किलोमीटर है। यह तिब्बत से निकलती है और तिब्बत, भारत, पाकिस्तान प्रवाहित होते हुए अरब सागर में कराची के निकट डेल्टा का निर्माण करते हुए गिरती है। तो हम कह सकते हैं कि इस नदी का जो नेचर है वो नेशनल टाइप का ना होकर के इंटरनेशनल टाइप का है, अर्थात यह एक अंतर्राष्ट्रीय नदी है। चलिए सिंधु नदी के बारे में थोड़ा सा चर्चा हम और करते हैं और इसको हम लोग मैप के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। इसके बाद में बेटा कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट हम आपको सिंधु नदी के बारे में नोट कराते जाएंगे और आप पेन पेपर लेकर के इन सभी फैक्ट्स को नोट करते जाएंगे, ऐसा हमें विश्वास है और उम्मीद है, क्योंकि ये फैक्ट आपके आगामी सभी परीक्षाओं में रामबाण साबित होंगे। और निश्चित रूप से अगर सिंधु नदी से कोई सवाल पूछा जाता है तो आप देखेंगे कि इन्हीं फैक्ट में से कोई ना कोई जो है बेटा फैक्ट सिंधु नदी के बारे में पूछा जाएगा। हम सब जानते हैं कि सिंधु नदी एक ट्रांस हिमालयन नदी है। ट्रांस हिमालयन नदी बेटा कि इसका उद्गम ट्रांस हिमालय से होता है। देखिए बेटा हिमालय को 4 भागों में तोड़ा जाता है। ट्रांस हिमालय, दूसरा सेंट्रल हिमालय, तीसरा मिडिल
या लेसर हिमालय, और चौथा होता है शिवालिक। जब हम हिमालय का अध्ययन करेंगे तो हिमालय को 4 भागों में तोड़ करके पढ़ेंगे: ट्रांस हिमालय, सेंट्रल हिमालय, मिडिल और लेसर हिमालय, शिवालिक। ट्रांस हिमालय के अंतर्गत किन किन श्रेणियों को शामिल किया जाता है? उनमें से एक है कराकोरम श्रेणी, कराकोरम रेंज। दूसरी है जास्कर रेंज, जास्कर रेंज। तीसरी है कैलाश रेंज, ये तिब्बत के पठार में पाई जाती है। कराकोरम, जास्कर, कैलाश, और चौथी है लद्दाख रेंज। अगर मैप के माध्यम से इनको दर्शाया जाएगा तो ये जो रेंज है, इस रेंज को कहा जाता है कराकोरम रेंज। कराकोरम रेंज के बाद में लद्दाख रेंज, और लद्दाख रेंज का ये एक्सटेंशन हमें कैलाश रेंज के रूप में मिलता है। और लद्दाख रेंज के दक्षिण में, लद्दाख रेंज के दक्षिण में ये जो रेंज है, इसे हम लोग जास्कर रेंज के नाम से जानते हैं। तो कराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश, इन सभी श्रेणियों को ट्रांस हिमालय के अंतर्गत शामिल किया जाता है। इसका तात्पर्य है कि अगर कोई नदी यहाँ से निकलेगी तो उसको ट्रांस हिमालयन रिवर के नाम से जाना जाएगा। भारत में सिंधु के अलावा और बहुत सारी नदियां हैं जो कि ट्रांस हिमालय से निकलती हैं, जैसे ब्रह्मपुत्र एक ट्रांस हिमालयन नदी है, घाघरा एक ट्रांस हिमालयन नदी है, सतलज एक ट्रांस हिमालयन नदी है। तो परीक्षा के दृष्टिकोण से आपको इन 4 नदियों के नाम तो याद रखने ही रखने हैं जो कि ट्रांस हिमालयन रिवर है। कैलाश पर्वत श्रेणी में एक झील, सिंधु नदी का उद्गम तिब्बत के पठार में कैलाश पर्वत श्रेणी में स्थित मानसरोवर झील से होता है। और सिंधु नदी इस प्रकार से प्रवाहित होती हुई सबसे पहली बार भारत के जिस राज्य में प्रवेश करती है उस राज्य का नाम है लद्दाख। ठीक, लद्दाख में यह नदी 2 श्रेणियों के बीच में से प्रवाहित होती है, जिसका नाम है लद्दाख और जास्कर। तो आप इसका नाम याद रखें कि यह नदी किन 2 श्रेणियों के बीच में से प्रवाहित होती है? लद्दाख और जास्कर। लद्दाख आप जानते हैं एक यूनियन टेरिटरी है और वर्तमान में इसकी राजधानी लेह है। तो इस फैक्ट को आपको याद रखना है कि लेह किस नदी के तट पर स्थित है? लेह सिंधु नदी के तट पर स्थित है। दूसरा सवाल है कि सिंधु नदी के बाएं तट पर स्थित है या सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित है। तो किसी भी नदी का बायां तट क्या होगा और किसी भी नदी का दायां तट क्या होगा, इसका निर्धारण करने के लिए नदी जिस डायरेक्शन में प्रवाहित होती है उस डायरेक्शन में हम अपना चेहरा करके खड़े हो जाते हैं। हमारे दाएं हाथ की तरफ नदी का दाहिना तट होता है और हमारे बाएं हाथ की तरफ नदी का बायां तट होता है। तो सिंधु नदी इस प्रकार से प्रवाहित हो रही है और सिंधु नदी का ये जो तट है, ये तट कहलाएगा दायां तट, और ये वाला जो तट कहलाएगा, ये कहलाएंगे बाएं तट। तो लद्दाख जो लेह है वो सिंधु नदी के किस तट पर स्थित है? वो सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित है। ये फैक्ट आपको याद रखना है। तो हमने क्या सीखा कि सिंधु जो कि भारत की बड़ी नदियों में से एक नदी है, इस नदी की कुल लंबाई 2880 किलोमीटर है और इन 2880 किलोमीटर में लगभग 709 किलोमीटर का जो प्रवाह है वो भारत में है। इसके अलावा इसका कुछ प्रवाह तिब्बत में है और कुछ प्रवाह पाकिस्तान में पाया जाता है। सिंधु नदी का उद्गम मानसरोवर झील से होता है। यह नदी मानसरोवर झील से निकल करके लद्दाख और जास्कर श्रेणियों के बीच में से प्रवाहित होती है। और जब यह नदी जम्मू लद्दाख के नंगा पर्वत में पहुंचती है, तो नंगा पर्वत के समीप जाने पर इस नदी के द्वारा एक गॉर्ज का निर्माण किया जाता है
जिसे सिंधु गॉर्ज के नाम से जाना जाता है। गॉर्ज किसे कहते हैं? गॉर्ज का मतलब आप एक खाई से ले सकते हैं। सपोज दैट कि नदी एक ऐसे क्षेत्र से प्रवाहित होती है जहां पर हार्ड रॉक और जहां पर सॉफ्ट रॉक पाई जाती हैं। तो जब जल लगातार रूप से हार्ड रॉक और सॉफ्ट रॉक के ऊपर से प्रवाहित होता रहेगा तो हार्ड रॉक में उतना अपर्दन नहीं होगा जितना कि सॉफ्ट रॉक में होगा। ये यहाँ पर हार्ड रॉक पाई जाती हैं, यहाँ पर सॉफ्ट रॉक और यहाँ पर हार्ड रॉक। जल लगातार रूप से इन रॉक्स के ऊपर में से प्रवाहित हो रहा है और सॉफ्ट रॉक का ज़्यादा अपर्दन होगा। इसके परिणाम स्वरूप कुछ समय के पश्चात एक खड्डनुमा आकृति यहाँ पर बन जाती है। शुरुआत में यह यू आकार की होती है, इसकी गहराई और बढ़ती है, तब इसको गॉर्ज का नाम दिया जाता है और जब गॉर्ज और ज़्यादा गहरा हो जाता है तो इसे कैनियन के नाम से भी जाना जाता है। ये अतिरिक्त तथ्य है जो आपको नदियों के चैप्टर में सीखने को मिल रहा है। जैसे आपसे अगर सवाल पूछा जाए कि गॉर्ज, कैनियन या वी आकार की घाटी का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है तो आप बताएंगे कि वी आकार की घाटी, गॉर्ज, कैनियन का निर्माण नदियों के द्वारा किया जाता है। कहाँ पर किया जाता है? इन सब का निर्माण जो पर्वतीय क्षेत्र होते हैं वहाँ पर किया जाता है। देखिए बेटा, जो नदी होती है उसके बहुत सारे जो है बेटा स्टेजेज होती हैं। जैसे एक नदी की अवस्था होती है जिसे युवावस्था कहते हैं। जब कोई नदी पर्वतीय क्षेत्र में प्रवाहित होती है तो नदी की इस अवस्था को युवावस्था के नाम से जाना जाता है। जब नदी पर्वत से निकल करके मैदानी भाग में प्रवेश करती है और मैदानी भाग में प्रवाहित होती है तो नदी की इस अवस्था को प्रौढ़ावस्था के नाम से जाना जाता है। और जब नदी सागर वगैरह में जाकर के मिलने वाली होती है तो नदी की इस अवस्था को वृद्धावस्था के नाम से जाना जाता है। और नदी अपनी युवावस्था से लेकर के अपनी वृद्धावस्था तक जो है, चाहे वो पर्वतीय क्षेत्र हो चाहे वो मैदान हो, विभिन्न स्थल आकृतियों का निर्माण करती है। इन्हीं स्थल आकृतियों में से 3 महत्वपूर्ण स्थल आकृतियां हैं जिन्हें गॉर्ज, कैनियन इत्यादि के नामों से जाना जाता है। तो ये सवाल परीक्षा में पूछा जाता है कि सिंधु नदी के द्वारा किस गॉर्ज का निर्माण किया जाता है तो सिंधु नदी के द्वारा सिंधु गॉर्ज का निर्माण किया जाता है। कहाँ पर किया जाता है? नंगा पर्वत के समीप जो है पास किया जाता है और नंगा पर्वत के पास से ही ये सिंधु नदी एक तीव्र मोड़ लेती हुई दक्षिण की ओर मुड़ती है और पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है। और पाकिस्तान में यह जो है बेटा बहते हुए और पाकिस्तान में बहुत सारी नदियां सिंधु नदी से आकर के मिलती हैं और अंत में यह नदी कराची के समीप अरब सागर में डेल्टा का निर्माण करते हुए गिर जाती है। अब इसके बाद में बारी आती है सिंधु की सहायक नदियों के बारे में। जैसा आप जानते हैं कि सिंधु में बहुत सारी नदियां आकर के मिलती हैं। कुछ नदियां दाएं तट से मिलती हैं, कुछ नदियां बाएं तट से मिलती हैं। तो सबसे पहले हम सिंधु की जो है दाएं और बाएं तट की नदियों को देखते हैं। सिंधु की सहायक नदियां, सिंधु की सहायक नदियां, सिंधु की सहायक नदियों को 2 भागों में तोड़ लिया। पहला लेफ्ट हैंड ट्राइब्यूटरी, दूसरा राइट हैंड ट्राइब्यूटरीज, लेफ्ट हैंड ट्राइब्यूटरीज में पंचनद बेहद ही महत्वपूर्ण है और ये जितनी भी पंचनद हैं वो पंजाब से प्रवाहित होती हैं। इन पंच नदियों में जो प्रमुख हैं
उनका नाम झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। ठीक, तो सिंधु की सहायक नदियों को दो भागों में तोड़ा और कोई भी नदी हो, या तो उस जो भी सहायक नदियां उसकी हो गई, या तो वो नदियां उस नदी के लेफ्ट हैंड साइड से आकर के मिलेगी या राइट हैंड साइड से मिलेगी। और भारत में बहने वाली जो प्रमुख नदियां हैं, यहाँ से भी सवाल पूछते हैं कि कौन सी नदी जो है बेटा सिंधु की लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरी है या राइट हैंड ट्रिब्यूटरी है। तो सिंधु की लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरी में सबसे इंपॉर्टेंट पंचनद हैं। पंचनद अर्थात जो नदियां पंजाब से होकर के प्रवाहित होती हैं, माना जाता है कि पंजाब के निर्माण में इन नदियों का महत्वपूर्ण योगदान है और पंजाब को पंच नदी की भूमि के नाम से भी जाना जाता है। और इन 5 नदियों में झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज इत्यादि हैं। इनके अलावा कुछ 2-3 और इम्पोर्टेंट नदियां हैं जो कि सिंधु में लेफ्ट हैंड साइड से आकर के मिलती हैं। जैसे आप एक नदी जास्कर के बारे में पढ़ेंगे बेटा, है ना। और अगर राइट हैंड ट्रिब्यूटरी की बात की जाए तो राइट हैंड ट्रिब्यूटरी में सिंधु की एक प्रमुख नदी है श्योक। श्योक के बाद में काबुल, टोची, कुर्रम, गोमल इत्यादि। ये सभी सिंधु की प्रमुख राइट हैंड ट्रिब्यूटरी हैं और इनमें श्योक इंपॉर्टेंट है, इसे एग्जाम में पूछा जाता है। काबुल नदी भी महत्वपूर्ण है, इसे भी परीक्षाओं में पूछा जाता है। सबसे पहले हम लोग सिंधु की लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरीज के बारे में चर्चा करेंगे और वो भी झेलम के बारे में बेटा। तो आइए हम लोग झेलम नदी को देखते हैं। ये इंडिया का इस प्रकार से रफली हमने एक मैप ड्रॉ कर लिया। हम जानते हैं कि सिंधु नदी ट्रांस हिमालय से निकल करके भारत में लद्दाख से प्रवाहित होते हुए जम्मू कश्मीर में जाती है। और सिंधु की जितनी भी लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरीज हैं, जैसे झेलम नदी, तो झेलम नदी का उद्गम पीर पंजाल श्रेणी में वेरीनाग से होता है। आगे चल कर के ये वुलर झील में मिलती है। वुलर झील में मिलने के बाद में मंगला से लेकर के मुजफ्फराबाद तक भारत और पाकिस्तान के बीच में सीमा का निर्धारण करते हुए पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है। तो ये जो नदी है, ये नदी है झेलम। जे स्टैंड्स फॉर झेलम। इसके बाद में पंचनद में दूसरी इंपॉर्टेंट नदी है जिसका नाम है चिनाब। चिनाब हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति ज़िले से निकलती है और लाहौल स्पीति ज़िले में एक प्रसिद्ध दर्रा पाया जाता है जिसका नाम है बारालाचा दर्रा। और यह बारालाचाला दर्रे के दोनों तरफ से अलग अलग धाराओं के रूप में निकलती है। इनमें से एक धारा एक धारा को चंद्र और दूसरी धारा को भागा कहा जाता है। तो ये जो दूसरी नदी है ये है चिनाब। तीसरी जो प्रमुख नदी है पंचनद में झेलम चिनाब, वो है बेटा रावी। रावी नदी का उद्गम रोहतांग दर्रे के समीप से होता है और यह नदी हिमाचल प्रदेश से निकल करके पंजाब में जाती है और पंजाब से पाकिस्तान में प्रवेश करती हुई चिनाब नदी में मिल जाती है। 1 2 3
रावी के बाद में जो सिंधु की चौथी प्रमुख सहायक नदी है वो है ब्यास। ब्यास नदी का उद्गम भी रोहतांग दर्रे के समीप होता है, और यह नदी सतलज में जाकर के मिल जाती है, और सतलज में जिस जगह पर जाकर के मिलती है उस जगह का नाम है हरिके बैराज। तो आइए हम लोग एक एक नदियों के बारे में चर्चा करते हैं। जैसे सिंधु की हम जो पहली सहायक नदी पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे झेलम रिवर। इसके बारे में आपको कुछ पॉइंट नोट करने हैं। जैसे पहला पॉइंट आप क्या नोट करेंगे कि झेलम नदी का उद्गम पीर पंजाल श्रेणी में वेरीनाग स्प्रिंग से होता है या वेरीनाग झरने से होता है। ये पहला पॉइंट आप नोट करेंगे। झेलम का जो दूसरा पॉइंट है कि वेरीनाग स्प्रिंग से निकलने के बाद में झेलम नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है और आगे चल कर के वुलर झील में मिलती है बेटा। वुलर झील भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। इस फैक्ट को आपको याद रखना है। और साथ ही साथ जो श्रीनगर है वो किस नदी के किनारे पर स्थित है? श्रीनगर झेलम नदी के किनारे पर स्थित है। इसके बाद में झेलम नदी वुलर झील से निकल करके भारत और पाकिस्तान के बीच में सीमा का निर्धारण करती हुई पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है। तो झेलम नदी के बारे में ये तथ्य हमें याद रखने हैं। पहला तथ्य क्या है कि झेलम नदी का उद्गम पीर पंजाल श्रेणी में वेरीनाग स्प्रिंग से होता है। इसके बाद में झेलम नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती हुई वुलर झील में मिलती है। वुलर झील से निकलकर भारत और पाकिस्तान के बीच में मंगला से लेकर के मुजफ्फराबाद तक सीमा का निर्धारण करते हुए पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है। और पाकिस्तान में यह किस नदी से जाकर के मिल जाती है? चिनाब नदी से। तो बेसिकली जो झेलम है वो किसकी सहायक नदी है? वो सहायक नदी है चिनाब की। और झेलम की कुछ इम्पोर्टेंट सहायक नदियां हैं। इन सहायक नदियों में एक नदी का नाम है लिद्दर, दूसरी नदी का नाम है सिंध, तीसरी नदी का नाम है पोहरू और चौथी नदी का नाम है किशन गंगा। तो झेलम की ये प्रमुख सहायक नदियां हैं। और इन झेलम की प्रमुख सहायक नदियों में भी सबसे जो इम्पोर्टेंट सहायक नदी है वो है किशन गंगा। तो इस तथ्य को आप याद रखेंगे कि किशन गंगा किसकी सहायक नदी है? किशन गंगा झेलम की सहायक नदी है। और जो है झेलम किसकी सहायक नदी है? झेलम चिनाब की सहायक नदी है। झेलम के बाद में जो दूसरी सिंधु की प्रमुख सहायक नदी है वो नदी है चिनाब नदी। जो चिनाब नदी है, चिनाब नदी का उद्गम आप जानते हैं हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले में बारालाचाला दर्रे के पास से होता है। बारालाचाला दर्रा के एक तरफ इसकी जो धारा है उसको चंद्र कहा जाता है और बारालाचाला दर्रे के दूसरी तरफ जो धारा है इसको भागा के नाम से जाना जाता है। इसलिए हिमाचल प्रदेश में चिनाब नदी को चंद्रभागा के नाम से भी जाना जाता है। ये तथ्य आप याद रखेंगे कि चंद्रभागा क्या है? चंद्रभागा कोई कुछ और नहीं बल्कि ये चिनाब नदी ही है जिसे हिमाचल प्रदेश में चंद्रभागा के नाम से जाना जाता है। हिमाचल प्रदेश से निकलने के बाद यह नदी जम्मू कश्मीर पहुंचती है और जम्मू कश्मीर में जाने पर इस नदी का नाम हो जाता है चिनाब। जम्मू कश्मीर में जाने पर इस नदी का नाम हो जाता है चिनाब। ये चिनाब नदी जम्मू कश्मीर से प्रवाहित होते हुए पाकिस्तान में प्रवेश करती है और पाकिस्तान में ही सिंध नदी में मिल जाती है। तो हमें ये तथ्य भी याद रखना है कि
सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी अगर पूछा जाए तो सिंधु की जो सबसे बड़ी सहायक नदी है वो है चिनाब। इसकी जो लंबाई है वो करीब 1140 किलोमीटर के आसपास है बेटा, और झेलम की जो लंबाई है वो करीब 760 किलोमीटर के आसपास है। तो सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है? सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है चिनाब। आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में भारत का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज बनाया जा रहा है, और वो ब्रिज किस नदी, भारत का ही क्या विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज बनाया जा रहा है, और वो जो ब्रिज है वो किस नदी पर बनाया जा रहा है? चिनाब नदी पर ही बनाया जा रहा है। तो वर्तमान में दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज कहा यह जा रहा है कि इसकी ऊंचाई एफिल टावर से भी ज़्यादा है, और उस ब्रिज का निर्माण किसी और नदी में नहीं बल्कि चिनाब नदी में ही किया जा रहा है। तो चिनाब सिंधु की सबसे लंबी सहायक नदी है। इसके बाद में जो सिंधु की तीसरी सहायक नदी है झेलम चिनाब, उसका नाम है रावी। रावी नदी का उद्गम भी हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रे के पास से होता है, और यह नदी हिमाचल प्रदेश और पंजाब से प्रवाहित होती हुई पाकिस्तान में जाती है, और पाकिस्तान में चिनाब नदी से मिल जाती है। तो हम कह सकते हैं कि रावी नदी भी जो है चिनाब की एक सहायक नदी है। आप जानते हैं कि लाहौर रावी नदी के तट पर ही बसा हुआ है। इसके बाद रावी के बाद में जो सिंधु नदी तंत्र में अन्य प्रमुख नदी है उसका नाम है ब्यास। ये जो नदी है इस नदी का नाम है ब्यास। ब्यास नदी का उद्गम भी रोहतांग दर्रे के समीप से ही होता है, ब्यास कुंड से होता है, और ब्यास नदी हरिके नामक स्थान पर सतलज नदी से मिल जाती है। ब्यास नदी पंजाब में हरिके नामक स्थान से मिल जाती है, हरिके नामक स्थान पर मिल जाती है। किस नदी से मिल जाती है? ये मिल जाती है बेटा सतलज नदी से। और हरिके नामक स्थान पर जहां पर ब्यास और सतलज का संगम होता है, वहां पर एक बैराज बनाया गया है। उस बैराज का नाम है हरिके बैराज से भारत की सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी नहर को निकाला गया है। भारत की सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी नहर को निकाला गया है, और यह इंदिरा गांधी नहर 3 राज्यों की संयुक्त परियोजना है। इनमें से एक राज्य है पंजाब, दूसरा राज्य है हरियाणा और तीसरा राज्य है राजस्थान। तो आप याद रखना कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना पंजाब, हरियाणा और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। वर्तमान में इंदिरा गांधी नहर भारत की सबसे बड़ी नहर है। जैसे उत्तर प्रदेश में शारदा नहर उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर है, और इस इंदिरा गांधी नहर ने पश्चिमी राजस्थान के कई सारे जिलों को हरा भरा बनाने का काम किया है। वो जिले जो पूरी तरह से डेजर्टेड थे एक समय पर, लेकिन इंदिरा गांधी नहर के द्वारा आज यहाँ पर खेती की जा रही है, कृषि की जा रही है, और राजस्थान के ये सारे जिले इंदिरा गांधी नहर के कारण हरे भरे हुए हैं। और अगर आपसे पूछा जाता है कि पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में भी इंदिरा गांधी नहर का सबसे ज़्यादा फायदा किस राज्य को हुआ है, तो इसका सही जवाब होगा राजस्थान को इंदिरा गांधी नहर का सबसे ज़्यादा फायदा हुआ है। तो ये फैक्ट आपको ब्यास नदी में याद रखना है बेटा। हरिके बैराज बहुत इंपॉर्टेंट है, हरिके स्थान बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आता है सतलज नदी का नंबर। जो सतलज नदी है वो भी एक ट्रांस हिमालयन नदी है। सतलज नदी है, और सतलज नदी की अगर हम बात करें, सतलज नदी
तो सतलज नदी का उद्गम तिब्बत के पठार में, सतलज नदी का उद्गम तिब्बत के पठार में राकसताल से होता है, राकसताल से होता है। दूसरा पॉइंट, यह नदी भी सिंधु और ब्रह्मपुत्र की तरह ट्रांस हिमालयन रिवर है। इस फैक्ट को आप याद रखेंगे। सतलज नदी सबसे पहली बार भारत के किस राज्य में प्रवेश करती है? इसका सही जवाब है हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में किस दर्रे से यह नदी सबसे पहली बार प्रवेश करती है? सिपकीला दर्रा। इसलिए अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि सिपकीला गॉर्ज का निर्माण किसके द्वारा किया गया, तो इसका सही जवाब होगा सतलज नदी के द्वारा सिपकीला गॉर्ज का निर्माण किया गया। इसके बाद में यह नदी हिमाचल प्रदेश से पंजाब में आती है और पंजाब से पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है। और पाकिस्तान में यह नदी किस नदी से जाकर के मिलती है? पाकिस्तान में यह नदी जाकर के चिनाब नदी से मिल जाती है। तो हम कह सकते हैं कि चाहे झेलम नदी हो, चाहे रावी नदी हो, चाहे सतलज नदी हो, ये सारी की सारी जो नदियां हैं वो चिनाब नदी में आकर के मिलती हैं। और पाकिस्तान में एक जगह का नाम है मीठन कोट, जो चिनाब नदी है मीठन कोट में सिंधु नदी से जाकर के मिल जाती है। और सिंधु नदी इन सभी नदियों का जल लेती हुई अरब सागर में कराची के निकट डेल्टा का निर्माण करते हुए गिर जाती है। तो बच्चों, आज हमने मुख्य रूप से सिंधु नदी के बारे में सीखा और सिंधु की जो बाएं तट की सहायक नदियां हैं उनके बारे में हमने सीखा। और इनमें एक बार फिर से मैं आपको जो है मैप बना करके क्लियर कर देता हूं, आपको कैसे तैयार करना है। ये भारत का एक रफली मैप है। सिंधु नदी तिब्बत के पठार से निकलती है, लद्दाख और जास्कर श्रेणियों के बीच में प्रवाहित होती है, नंगा पर्वत के समीप गॉर्ज का निर्माण करती है और पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है। फिर दूसरी हमने सिंधु की सहायक नदी पढ़ी जिसका नाम था झेलम नदी का उद्गम पीर पंजाल श्रेणी के वेरीनाग झील से होता है। वेरीनाग झील से निकल करके वुलर झील में जाती है। वुलर झील से निकल करके भारत और पाकिस्तान के बीच में सीमा का निर्धारण करते हुए पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है। तीसरी नदी हमने पढ़ी चिनाब नदी का उद्गम लाहौल स्पीति जिले में बारालाचाला दर्रे से होता है। बारालाचाला दर्रे के दोनों सिरों से यह जो है चंद्रभागा के रूप में निकलती है और यही चंद्रभागा आगे चल करके जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी के नाम से जानी जाती है। और यह जो चिनाब नदी है वो अपने साथ झेलम को शामिल करती है। इसके बाद में हमने अगली नदी के बारे में सीखा। अगली नदी झेलम, चिनाब, रावी नदी का उद्गम रोहतांग दर्रे के पास में होता है। यह नदी हिमाचल प्रदेश और पंजाब से प्रवाहित होती हुई पाकिस्तान में जाकर के चिनाब नदी से मिल जाती है। ये रावी नदी है। रावी नदी के बाद में हमने नदी पढ़ी ब्यास नदी। जो ब्यास नदी है उसका उद्गम भी रोहतांग दर्रे के पास में होता है, लेकिन यह जो ब्यास नदी है यह ब्यास नदी सतलज नदी से जाकर के मिलती है पाकिस्तान में। और पाकिस्तान में जिस जगह पर यह सतलज नदी से जाकर के मिलती है
उस जगह का नाम है हरिके। तो ये जो प्लेस है ये हरिके प्लेस है। झेलम रिवर, चिनाब रिवर, रावी रिवर, ब्यास रिवर और ये सतलज रिवर। सतलज रिवर का उद्गम तिब्बत के पठार से होता है और ये नदी सिपकीला दर्रे से होते हुए भारत में प्रवेश करती है, सतलज नदी। 1 2 3 4 5। देखिए बेटा, एक क्वेश्चन और आपकी परीक्षाओं में पूछा जाता है और वो क्वेश्चन होता है दोआब का। दोआब, इसे भी आप समझ लीजिए, दोआब किसे कहते हैं, क्योंकि इन नदियों के द्वारा कुछ दोआबों का निर्माण किया जाता है। दोआब दो नदियों के बीच में स्थित उपजाऊ जमीन को दोआब के नाम से जाना जाता है। जैसे पहला जो दोआब पूछा जाता है वो पूछा जाता है झेलम और चिनाब के बीच में, और उस दोआब को कहा जाता है चाज दोआब। चाज दोआब। तो चाज दोआब किन नदियों के बीच में स्थित है? चाज दोआब झेलम और चिनाब नदियों के बीच में स्थित है, चाज। दूसरा है चिनाब और रावी के बीच में, और इस दोआब को कहा जाता है रचना दोआब। रचना दोआब दो नदियों के बीच में स्थित है, इनमें से एक नदी है चिनाब और दूसरी नदी है रावी। फिर तीसरा रावी और ब्यास, ये ब्यास रेवा है हमारी, रावी और ब्यास। रावी और ब्यास के बीच में जो दोआब है उसको कहा जाता है बारी दोआब। बारी दोआब। बारी दोआब ब्यास और रावी नदियों के बीच में स्थित है। और इसके बाद में ये नदी ब्यास और ये नदी सतलज। ब्यास और सतलज के बीच में जो दोआब है उसको कहा जाता है बिष्ट दोआब। बिष्ट दोआब। बिष्ट दोआब किन दो नदियों के बीच में स्थित है? ब्यास और सतलज। ब्यास और सतलज के बीच में यह बिष्ट दोआब स्थित है। तो इस प्रकार से ये चार दोआब भी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। चाज दोआब, रचना दोआब, बारी दोआब, बिष्ट दोआब। ठीक। और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको जो है सिंधु की जो 1-2 प्रमुख है बाएं तट की सहायक नदियां बची हुई हैं उनके बारे में बताएंगे, और सिंधु की दाएं तट की सहायक नदियों के बारे में बता करके सिंधु नदी तंत्र वाले टॉपिक को खत्म करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ब्यास नदी पाकिस्तान में